हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत किस लिए पड़ी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे नए डिस्कवर होते गए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर पाना मुश्किल होता गया, क्योंकि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो साइंटिस्ट ने उस टाइम पे ये सोचा कि अगर हम इन सभी एलिमेंट्स को एक क्लासीफाई कर दें ग्रुप्स में तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वहीं से स्टार्ट हुआ पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, जब भी हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देते हैं ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, तो जो टेबल बनती है उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू सिस्टमैटिक ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर दी है हमने ग्रुप्स के अंदर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो जो टेबल बनेगी उसको बोलेंगे पीरियोडिक टेबल। अब डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें कि जो अभी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको अभी हम यूज करते हैं, तो इस टेबल तक पहुंचने में हमें कितना समय लगा और क्या क्या स्टेजेस इसके बीच में आई, तो उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का जो डेवलपमेंट है ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में या फिर एक महीने में या फिर एक साल में ये प्रोसेस पूरा हो गया। जो पीरियोडिक टेबल अभी हम यूज करते हैं इसको बनने में कई 100 सालें लग गई, बहुत सारा टाइम इसको बनने में लग गया। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनने में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे सबसे पहले डोब्रेनियर नाम से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डोब्रेनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स के बारे में बताया। फिर एक न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अपना लॉ दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसको हम पढ़ते हैं। और एक लोथरमेयर नाम से भी एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। और मेंडलीव नाम से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी जिसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लेकिन इन सभी को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जिस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है तो वो थे मेंडलीव। तो इसी कारण से मेंडलीव को फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। मेंडलीव डिमिट्री ये साइंटिस्ट थे, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं उसके बनने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो वो मेंडलीव का था। तो मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव ने एक अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी जिसको बोलते थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव की ये जो पीरियोडिक टेबल थी ये मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड थी। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को देखते हैं तो ये क्या बताता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो उसके एटॉमिक मास से डिसाइड होती है। वो उसके एटॉमिक मास से डिसाइड होती है। जब हम एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ऐसा एलिमेंट आता है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उससे नेक्स्ट आने वाले एलिमेंट से बिल्कुल सिमिलर होगी। तो इसीलिए जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो डिसाइड कौन करता है? उनका एटॉमिक मास। तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बेस पे
मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी जिसको बोलते थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि हमने बताया है कि मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है जो हम पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं उसके बनने में। तो मेंडलीव की जब पीरियोडिक टेबल बनी थी उस टाइम पे केवल 63 एलिमेंट्स नोन थे। उस टाइम पे केवल 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। और मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो मेंडलीव को इतना ज़्यादा अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि उसने कुछ एलिमेंट्स जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए भी मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में स्पेस को वैकेंट रख दिया था। और ये कहा, और उन एलिमेंट्स की मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी थी। उन एलिमेंट्स की मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया था। और बात ये देखिए कि जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर पाई गई जैसा कि मेंडलीव ने बताया था। तो मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बनने में, इसीलिए मेंडलीव को बोलते हैं फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बाकी जितने और अदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन में, तो उनको अभी हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, वो हम लोअर क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। 11th क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है उसको। तो ये मेंडलीव के बारे में हमने डिस्कशन किया क्योंकि मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन में। तो ये हमने देख लिया अभी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में। इसके बाद अभी हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में मोजले ने बताया था। ये जो पीरियोडिक टेबल है किसने बताई? मोजले ने 1913 में। और मोजले ने ये मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड थी और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मोजले नाम से एक साइंटिस्ट थे। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। मोजले के अकॉर्डिंग कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करती है? उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बारे में बात हो रही थी और मेंडलीव ने किसके बारे में बात की थी? एटॉमिक मास के बारे में। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये किसके बारे में बात करता है? एटॉमिक नंबर के बारे में। तो मोजले ने ये बताया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल और केमिकल दोनों, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर्स के ऊपर। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का यूज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुई है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स in the increasing order of their atomic masses, element with similar properties repeated after regular interval, this is called modern periodic table। कि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के फॉर्म में, तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट रिपीट होते हैं आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है। और ये जो टेबल बनती है उसको बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जितने भी हमारे पास नॉन एलिमेंट्स हैं जब उन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है या सिमिलर होती है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में अपीयर होते हैं। और ये जो टेबल बनती है उसको अब बोला जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक
लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है वो ये है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर्स के ऊपर। ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। दूसरा कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 18 वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। कि एलिमेंट्स के वर्टिकल कॉलम्स, एलिमेंट्स के इस टाइप से 18 वर्टिकल कॉलम्स है, उनमें एलिमेंट्स है इस टाइप से ए बी सी डी, इस टाइप से हमारे एलिमेंट्स हैं। और इन वर्टिकल कॉलम्स को हमने क्या बोला है, ग्रुप बोला है। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स जिनको हमने बोला है पीरियड्स। तो 7 इस टाइप से पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इस टाइप से 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं एलिमेंट्स की जिनको हमने क्या बोला है, पीरियड्स बोला है। तो कहने का मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 हमारे पास ग्रुप्स है और 7 हमारे पास पीरियड्स है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अभी एट प्रेजेंट हम बात करें तो टोटल 118 एलिमेंट्स है हमारे पास। टोटल 118 एलिमेंट्स अभी प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब जैसा कि हमने देख लिया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, फिर हम देखेंगे पीरियड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। तो सबसे पहले जैसे कि 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं और लास्ट 6 ग्रुप्स जो एक्सट्रीम राइट में होते हैं, जैसे 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लेफ्ट साइड के में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है और एक्सट्रीम राइट के अंदर जो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये 6 ग्रुप्स होते हैं। तो इन टोटल 8 ग्रुप्स में 2 जो हमारे सबसे लेफ्ट में है और 6 ग्रुप्स जो सबसे राइट में है, इन ग्रुप्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक्सट्रीम लेफ्ट में जो 2 ग्रुप हैं 1 एंड 2 वाला ग्रुप, और एक्सट्रीम राइट में 13th, 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब दिस ग्रुप्स इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स, कि ये जो ग्रुप्स मेन ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर या तो एस ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है या फिर पी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। सबसे जो लेफ्ट वाले जो 2 ग्रुप होते हैं 1 एंड 2, इन ग्रुप्स के अंदर एस ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंटर करता है, और जो सबसे एक्सट्रीम राइट में है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर एंट्री करता है। इसके बाद द एलिमेंट इन दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनको अब हम ये जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब ग्रुप 18 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक स्पेशल नेम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिनको नोबल गैस या फिर इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे
या तो उनको नोबल गैस बोलते हैं या फिर इनर्ट गैसेस बोलते हैं। तो ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का स्पेशल नेम है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स में हमने ग्रुप 1 एंड 2 देख लिया, और ये 6 ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, टोटल 8 ग्रुप्स के बारे में अब हमने देख लिया। तो बाकी बचे हुए जो 10 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, ये जो 10 ग्रुप्स हैं, इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है ट्रांजिशन का मतलब, अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको हमने बोला है, इसका मतलब ये है कि जब हम सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट में जाएंगे तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ड्रास्टिकली चेंज होती है। सबसे लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और सबसे राइट साइड में जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब लेफ्ट से हम राइट में जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। मेटल से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स बन रहे हैं। तो इनके बीच के जो भी एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये 2 और 13 के बीच के जो ग्रुप हैं 3 से लेके 12 तक, इन ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। क्योंकि जब ग्रुप 2 से 13 पे जाते हैं तो 3 से 12 ग्रुप्स आते हैं, और 1 और 2 हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और ये जो हमारे ग्रुप्स हैं ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी में जैसा कि चेंज आ रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जो एलिमेंट्स ग्रुप 3 और 12 में होते हैं। तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अंदर ड्रास्टिकली चेंज होता है जब हम लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं। तो ये अभी हमने देख लिया ग्रुप्स के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। तो अब हम जैसे एक और स्पेशल बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वो क्या है कि मेन टेबल के अलावा, पीरियोडिक टेबल का जो मेन पोर्शन है उसके अलावा मेन पीरियोडिक टेबल के बॉटम में 2 रोज हैं, एलिमेंट्स की 2 रोज हैं, और हर एक रोज में 14 एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। There are 2 rows of the 14 elements each at the bottom of the main table. These are known as lanthanoid and actinoids। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो उस पीरियोडिक टेबल के बॉटम में 2 रो होती हैं एलिमेंट्स की। हर एक रो के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं, और जो पहले वाली रो होती है उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। पहले वाली रो के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, और जो सेकंड वाली रो होती है उनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। और इन एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली, लेंथेनॉइड्स प्लस एक्टिनॉइड्स, इन एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये एलिमेंट्स जब इनका एटॉमिक नंबर हम देखते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट्स एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। तो ये चीज़ें जब भी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, जब मैं ये ग्रुप्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो पीरियोडिक टेबल की पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए, इसी से आपको क्लियरली समझ में आ पाएगा। तो इसीलिए जब भी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल की पिक्चर होनी चाहिए। इसके बाद अभी हम देखते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियड्स। ग्रुप्स के बारे में हमने देख लिया, अभी हम देखते हैं पीरियड्स के बारे में। तो जैसा कि
हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं टोटल। और जब आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो उसमें आप ये पाओगे कि हर एक पीरियड्स क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रो होती है एलिमेंट्स की, उनको बोलते हैं पीरियड्स। जब आप किसी भी पीरियड को ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि किसी भी पीरियड के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा हमारा एल्कली मेटल, और उस पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमारा होगा नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस का एलिमेंट। तो वन बाय वन हम देखते हैं। हम यहाँ जैसे फर्स्ट पीरियड की हम बात करें तो फर्स्ट पीरियड के अंदर केवल 2 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट होते हैं। ये जो फर्स्ट पीरियड होता है ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, क्योंकि इसके अंदर केवल 2 एलिमेंट है। बाकी जितने भी पीरियड है हमारे 6 पीरियड, उनके अंदर 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। तो सबसे कम एलिमेंट होते हैं इस फर्स्ट पीरियड में, केवल 2। अब फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट ही क्यों होते हैं? क्योंकि फर्स्ट पीरियड जो होता है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n = 1 होती है। और जैसा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस किया था कि जब भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, n = 1 होता है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होता है जो कि 1s ऑर्बिटल होता है। अब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए केवल एक ही एलिमेंट पॉसिबल है। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए केवल एक ही एलिमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो जब हम फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे तो जब हम 1s ऑर्बिटल के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमारा एक फर्स्ट एलिमेंट आएगा। जब 1s ऑर्बिटल के अंदर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो हमारा सेकेंड एलिमेंट आएगा, जो कि क्या होता है, हीलियम। अब 1s ऑर्बिटल हमारा कंप्लीटली फिल हो गया है। 1s ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो गया है, इसमें अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। तो 1s के बाद अब नेक्स्ट जो ऑर्बिटल आता है वो 2s होता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई है, तो कहने का मतलब जब n = 1 होता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट पॉसिबल है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। इसीलिए फर्स्ट पीरियड के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। इसीलिए ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। अब सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स क्यों होंगे? क्योंकि सेकंड पीरियड के लिए n की वैल्यू 2 होगी, और जब n की वैल्यू 2 होती है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने डिस्कस किया था, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 2 होगी तो वहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा 2s ऑर्बिटल, एक तो हमारा 2s ऑर्बिटल और 3 हमारे 2p ऑर्बिटल। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 2s और 3 2p। तो टोटल ऑर्बिटल हो गए 4। अब एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो 4 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। तो जब हम इन 4 ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक नया एलिमेंट सेकेंड पीरियड में ऐड होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा, 2 हमारे 2s ऑर्बिटल में और 6 हमारे 2p ऑर्बिटल में। तो टोटल सेकेंड पीरियड के अंदर इस प्रकार से 8 एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाए कि सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स क्यों होते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स क्यों होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। अब थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब थर्ड पीरियड
होता है तो वहां पे n की वैल्यू 3 होगी। और जब n की वैल्यू 3 होती है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा था कि n इक्वल टू 3 होता है तो वहां पे 9 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं। 9 ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? एक तो हमारा 3s होता है और 3 हमारे 3p होते हैं और 5 हमारे 3d होते हैं। अब 3d ऑर्बिटल की एनर्जी 4s ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, तो इसीलिए 3d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग 4s ऑर्बिटल्स के बाद में होगी, क्योंकि 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी 4s ऑर्बिटल्स से ज्यादा है। जब 4s ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग स्टार्ट होगी तो वहां पे हमारा फोर्थ ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए थर्ड पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3s और 3p ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, और इसीलिए ओवरऑल थर्ड पीरियड के अंदर केवल 4 ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स फिल्स होते हैं। और वो 4 ऑर्बिटल कौन से होते हैं? एक 3s होता है हमारा और 3 3p होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसीलिए यहाँ पे 4 ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जब इन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ में एक एलिमेंट ऐड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं थर्ड पीरियड में, तो इसीलिए थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी प्रकार से हम फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे उसको पता लगा सकते हैं। फिफ्थ में कितने, सिक्स्थ में और सेवन्थ में कितने एलिमेंट आएंगे उनको हम पता लगा सकते हैं। तो इन किसी भी पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स पॉसिबल होते हैं उसको समझने के लिए हमने एक टेबल बना दी है यहाँ पे। इस टेबल की हेल्प से हम किसी भी पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स पॉसिबल होते हैं उसको बता सकते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे 2 एलिमेंट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 होता है, और इसीलिए n इक्वल टू 1 जब है तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में 1s ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, और 1s ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पीरियड की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2 होता है, और सेकेंड पीरियड में 2s और 2p ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। और जब 2s ऑर्बिटल की हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 2p ऑर्बिटल्स के अंदर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि 2p कितने होते हैं? 3 होते हैं। 2p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, तो हर एक 2p ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल 2p ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे? 6। तो यहाँ पे सेकेंड पीरियड के अंदर 2s और 2p के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इसीलिए सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड के अंदर n इक्वल टू 3 होता है, और थर्ड पीरियड में 3s और 3p ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल होते हैं? 8। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट थर्ड पीरियड में कितने हो जाएंगे? 8। फोर्थ पीरियड की बात करें तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 होता है, और फोर्थ पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है? 4s में, 3d में और 4p में। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 4p के अंदर 6 आएंगे। 3d ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, तो इसलिए 10 हो गए। 4p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, इसलिए 6 हो गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं फोर्थ पीरियड में? वो 18 होते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फोर्थ पीरियड में
18 हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिफ्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पीरियड में n इक्वल टू 5 होता है, और जब n इक्वल टू 5 होता है तो फिफ्थ पीरियड के अंदर हमारा 5s ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 4d के अंदर और 5p के अंदर, और यहाँ पे टोटल फिफ्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं। इसीलिए फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। अब सिक्स्थ पीरियड की हम बात करें तो यहाँ पे n इक्वल टू 6 होता है, और सिक्स्थ पीरियड में एक 6s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 4f के अंदर, 5d के अंदर और 6p के अंदर। तो यहाँ पे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। इसीलिए सिक्स्थ पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेवन्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो सेवन्थ पीरियड में 7s, 5f, 6d, 7p इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, और सेवन्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो इस टेबल के बेस पे हम बता सकते हैं कि किस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। तो ये हमने देख लिया कि किस भी पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं और उसके पीछे क्या रीजन होता है, कौन से ऑर्बिटल्स की वहाँ पे फिलिंग होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100, कि हमें नोमेनक्लेचर देखना होगा ऐसे एटॉमिक नंबर्स का या फिर ऐसे एटम्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा एक ब्रीफ में मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो पहले किसी भी एटम की या किसी एलिमेंट की जब डिस्कवरी होती थी तो उस एलिमेंट का क्या नेम रखा जाएगा ये कौन डिसाइड करता था। ये डिसाइड करने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ये उसी साइंटिस्ट की होती थी जिस साइंटिस्ट ने उस एलिमेंट को डिस्कवर किया था। तो कहने का मतलब कि कोई भी साइंटिस्ट जब किसी एलिमेंट को डिस्कवर करता था तो उसी साइंटिस्ट के पास ये राइट होता था कि उस एलिमेंट का वो क्या नाम रखेगा। लेकिन क्या हुआ टाइम के साथ कि एटॉमिक नंबर 103 तक तो ये सारी चीज़ें स्मूथली चलती रही, लेकिन जब एटॉमिक नंबर 104 का एलिमेंट डिस्कवर हुआ या फिर उसके बाद के जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो कुछ डिस्प्यूट्स आने लग गए। डिस्प्यूट्स क्या थे ये डिस्प्यूट्स ये थे कि जब कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये क्लेम करने लग गए कि इस एलिमेंट की डिस्कवरी मैंने की है, कोई दूसरा साइंटिस्ट कह रहा था कि इस एलिमेंट को मैंने डिस्कवर किया है। तो अब मेन प्रॉब्लम ये आई कि उस एलिमेंट का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि उस एलिमेंट का क्या नाम रखा जाएगा ये जो राइट था ये सिर्फ उसी साइंटिस्ट के पास था जिसने उसको डिस्कवर किया है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि पहले यही डिसाइड नहीं हो रहा है कि डिस्कवरी किसने की है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए IUPAC क्या है ये सब आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC एक नया सिस्टम लेके आई नोमेनक्लेचर बताने के लिए किस एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उन एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर बताने के लिए। तो इस सिस्टम में IUPAC ने क्या बताया कि इन एलिमेंट्स का हम जो भी नेम होगा वो कैसे बताएंगे। तो IUPAC ने क्या बताया कि भाई कि अगर किसी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर के अंदर 0 डिजिट का यूज हो रहा है तो उसके लिए हम नेम रखेंगे NIL, 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 और उसका एब्रीवेशन होगा N।
अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 1 डिजिट का यूज हो रहा है, 1 का यूज हो रहा है, तो उसका नेम रखेंगे 1 की जगह हम लिखेंगे अन, UN, अन, और इसका एब्रीवेशन होगा U। अगर 2 का यूज हो रहा है तो बाई यूज करेंगे और इसका एब्रीवेशन होगा B। तो इसी टाइप से अगर 4 का यूज है तो क्वाड, 5 का यूज है तो पेंट, 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट, 8 का ओक्ट, 9 का एन, और इसका एब्रीवेशन होगा E। तो इसी टाइप से इन सब के एब्रीवेशन ये लिख दिए जाएंगे। तो इस सिस्टम में अब क्या होगा कि जब हम ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे, जो भी हमारा न्यूमेरिक डिजिट है उनका ये नाम लिख लेंगे और उनका एब्रीवेशन लिख लेंगे, तो ये लिखने के बाद उस नेम के एंड में हम सफिक्स em का यूज करेंगे और हमारा फाइनल उस एलिमेंट का नेम बन के रेडी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, तो IUPAC के अकॉर्डिंग अगर हमें इस एलिमेंट का नेम बताना है तो हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे 1 का यूज हो रहा है, इस एटॉमिक नंबर में क्या है ये 101, तो अगर ये 1 है तो 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं अन, और 0 है तो यहाँ पे 0 के लिए यूज होता है नील, और फिर से इसमें 1 है तो 1 के लिए यूज होता है अन, नील, अन, और एंड में क्या लगा देंगे em। तो इसका जो नेम हो जाएगा उस एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, उसका नेम बन जाएगा अन, नील, अन, और एंड में क्या लगा दिया em। तो अन, नील, अन, em, तो ये इसका नेम हो जाएगा। और इसका सिंबल क्या बनेगा, सिंबल के लिए हम ये एब्रीवेशन लिखेंगे। अन के लिए हम कैपिटल U लिख देंगे। फर्स्ट ये ध्यान रहे, जब भी हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखना है। तो 1 के लिए हम लिख देंगे कैपिटल U, 0 के लिए हम लिख देंगे N, और 1 के लिए फिर से U। तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट के लिए उसका सिंबल लिख सकते हैं। अगर एटॉमिक नंबर हमारा 100 से ज़्यादा है तो ही हम इस सिस्टम का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 104 है और इस एलिमेंट का हमें नेम बताना है तो कैसे बताएंगे। यहाँ पे 1 यूज हो रहा है तो 1 के लिए हमें पता है यूज करेंगे हम अन, 0 के लिए नील और 4 के लिए क्वाड। तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 4 के लिए क्वाड, और एंड में जो सभी के एंड में हमें लगानी है सफिक्स em। तो अन, नील, क्वाड, em, तो ये हमारा इसका नेम बन जाता है। एटॉमिक नंबर 104 का ये नेम बन जाएगा। और सिंबल की बात करें तो सिंबल के लिए हम एब्रीवेशंस लिखते हैं। तो 1 के लिए एब्रीवेशन होती है हमारी U, 0 के लिए एब्रीवेशन होती है N, और 4 के लिए एब्रीवेशन होती है Q। तो यहाँ पे तो जब एलिमेंट 104 का जब एटॉमिक नंबर 104 होता है तो एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखेंगे। 1 के लिए हम यूज करेंगे पहला लेटर कैपिटल, तो ये U, 0 के लिए N, 4 के लिए Q, तो ये इसका सिंबल बन जाएगा एटॉमिक नंबर जब हमारा 104 होगा।